जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक हैं। आज हमने आ, टेस्ट 4 हमारा था फिजिक्स का वेव्स, और इसमें दूसरा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें क्वेश्चन 81 में वो कह रहा है साउंड वेव्स आर ट्रैवलिंग इन अ मीडियम whose एडियाबैटिक इलास्टिसिटी को उसने कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया है, और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी को उसने ई प्राइम से रिप्रेजेंट किया। वो कह रहे थे वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज प्रोपोर्शनल टू। आपको याद होगा हमने लैप्लस करेक्शन में एक फाइनल रिलेशन निकाला था वेलोसिटी ऑफ साउंड का, और वो ये आया था गैमा पी डिवाइडेड बाय रो का स्क्वायर रूट। अब इसमें ये जो गैमा पी था ये एक्चुअली क्या था? ये था एडियाबैटिक एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस या एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। अब यहां उसने एडियाबैटिक इलास्टिसिटी को ई से रिप्रेजेंट किया है, तो हम फिर क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के मुताबिक हम भी इसे ई से रिप्रेजेंट कर लेंगे, और यहां ई किसके इक्वल आ रहा है? गैमा पी के। तो अगर मैं स्पीड ऑफ साउंड की प्रोपोर्शनैलिटी बनाऊं इलास्टिक एडियाबैटिक इलास्टिसिटी के साथ, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ई। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बनता है बीटा, स्क्वायर रूट ऑफ एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, राइट। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। इसमें कह रहा है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज विल बी मैक्सिमम फॉर। तो इसके लिए हमें अपनी बुक का वो पेज देखना पड़ेगा जिसमें कुछ रेंजेस गिवन है जो आपको सामने नजर आ रही हैं। लाइक यहाँ पे डॉल्फिन भी है, बैट भी है, कैट भी है, डॉग भी है, ह्यूमन भी है। अब नोट करें डॉल्फिन के लिए ये रेंज सबसे ज्यादा आ रही है, 150 से लेके 150,000 हर्ट्ज तक। सो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हुआ डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। इसमें वो कह रहा है विच ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ए विद डिस्प्लेसमेंट फॉर अ। देखिए हमने वेरिएशन फाइंड करनी है किस किस की, एक एक्सेलरेशन ए और एक डिस्प्लेसमेंट एक्स, इनके दरमियान हमने एक्चुअली ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कह रहा है कि बताएं कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो इसमें सबसे पहले तो हम अपना रिलेशन देखते हैं, जो रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने एक ये रिलेशन बनाया था, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसमें ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप ओमेगा को कांस्टेंट कंसीडर करें तो फिर a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स बन जाता है। और यहाँ से आप नोट करें, अगर मैं एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो इनका ग्राफ यानी एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट की नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यूज। अब यहाँ आप नोट करें ये जो नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन एक्चुअली ये बता रहा है कि अगर x पॉजिटिव होगा तो a नेगेटिव होगा, या अगर x नेगेटिव होगा तो फिर a पॉजिटिव होगा। यानी इसी नेगेटिव साइन को मैं यहाँ भी ला सकता हूँ a वाली साइड पे, ठीक है। सो बात ये है कि अगर x पॉजिटिव है y a नेगेटिव है, अगर x नेगेटिव है a पॉजिटिव है। दूसरी बात ये है कि ये लीनियर रिलेशन है, यानी सिंगल पावर वाला रिलेशन है, और सिंगल पावर वाले रिलेशन का मतलब आप जानते हैं कि इसमें स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन आती है हमारे पास। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, अगर x की जगह जीरो पुट करेंगे तो a भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है ये ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि ग्राफ इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होगा, और तीसरी बात ये कि ये ग्राफ सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में एक्सेलरेशन पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आ रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ रहा है और एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है। सो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हुआ बीटा, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद अ टाइम पीरियड 2 सेकंड एंड एक्स नॉट। ये एक्स नॉट जो है ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू है, दैट इज 5 सेंटीमीटर। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी। देखें अब जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है? मीन पॉइंट पे, और उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैक्सिमम वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला होता है एम्पलीट्यूड इनटू एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी ओमेगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे,
आप ओमेगा की वैल्यू पुट करें, ओमेगा किसके इक्वल होता है 2 पाई ओवर टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड की वैल्यू तो गिवन है, एक्स नॉट की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। मैं सेंटीमीटर को चेंज नहीं कर रहा क्योंकि सारे आंसर सेंटीमीटर की फॉर्म में ही है। मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड की जगह आपके पास आ गया 2, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो इस तरह से आपके पास 5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इस फॉर्म में आ जाएगी, और यही सारे यूनिट्स हमें आंसर में नजर आ रहे हैं, तो आपका डेल्टा आंसर करेक्ट बन रहा है, डेल्टा। ठीक है, मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 85। अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, तीनों एनर्जीज की वो बात कर रहा है कि आर मेजर्ड एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हमने बताना है कि नीचे दी गई कौन सी ऑप्शन ठीक है। अब नोट करें, अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को इमेजिन करें और एक फर्ज कर लें एक बॉडी है जो ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो बीच में इसका मीन पॉइंट और किनारों पे आप देख सकते हैं एक्सट्रीम पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं। अब जानते हैं मीन पॉइंट पे याद रखें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और एक्सट्रीम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, राइट। और टोटल एनर्जी की अगर बात करें तो वो तो हर जगह पे सेम ही रहती है क्योंकि पोटेंशियल और काइनेटिक का सम हर जगह पे सेम रहता है। अगर बॉडी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाता है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही होती है, और एक्सट्रीम से मीन की तरफ आते हुए पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही होती है। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो ऑब्वियसली ये मैक्सिमम है मीन पॉइंट पे, और ये हमें डेल्टा ऑप्शन में करेक्ट लिखा नजर आ रहा है, बाकी ऑप्शंस ठीक नहीं है। अल्फा में उसने लिखा है टोटल एनर्जी जीरो एट मीन पॉइंट, एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब है मीन पॉइंट, इसी तरह एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट का मतलब क्या होगा एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है, तो दाएं तरफ प्लस एक्स नॉट और बाएं तरफ माइनस एक्स नॉट। सो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर डेल्टा है। बीटा में लिखा है पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू, ये भी गलत है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमम होती है। और चार्ली में लिखा है काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई नॉट, यानी वो एक्सट्रीम पॉइंट को वाई नॉट से जाहिर कर रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे तो मैक्सिमम नहीं होती, वो तो मीन पे मैक्सिमम होती है। सो डेल्टा इज द बेस्ट आंसर, करेक्ट आंसर। 85 के बाद आ जाए 86, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमने बताना है गलत स्टेटमेंट कौन सी है। तो इसके लिए आप नोट करें सारी इंफॉर्मेशन साउंड वेव्स के बारे में गिवन है। अल्फा बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, साउंड वेव वाकई स्ट्रेट चलती हैं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी बात ठीक है। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वैक्यूम देन इन एयर, ये तो गलत है क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए आप जानते हैं मीडियम चाहिए, और मीडियम नहीं होगा तो साउंड तो ट्रैवल नहीं करेगी, इसका मतलब है साउंड तो वैक्यूम में ट्रैवल ही नहीं कर सकती। सो ये गलत लिखा हुआ है, साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन वैक्यूम देन एयर, और यही हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि हमने रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में बताना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। द टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकम्स डबल इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये एक्चुअली डिग्री था, ये थोड़ा सा ऊपर होना था, आप यूं समझें ये 0 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। अब हमने क्या बताना है, हमने वो टेम्परेचर बताना है जिस पे स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले में डबल हो जाए। अब आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड का टेम्परेचर के साथ एक रिलेशन होता है, ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर का स्क्वायर रूट, ये बात तो आप पहले से जानते हैं। अब ये रिलेशन आप तब यूज करेंगे जब टेम्परेचर की वेरिएशंस गिवन है और स्पीड ऑफ साउंड की वेरिएशन आपने निकालनी है। लेकिन अगर आप इसका रिवर्स करके लिखें, यानी दोनों तरफ स्क्वायर करें, और स्क्वायर करने के बाद मैं टेम्परेचर को लेफ्ट साइड पे लिख देता हूँ और स्पीड का स्क्वायर राइट साइड पे लिख देता हूँ। अब देखिए उसने स्पीड को डबल करना था, स्पीड को डबल करने का क्या मतलब है, स्पीड को डबल करने का मतलब ये है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर को 2 का स्क्वायर टाइम्स यानी 4 टाइम्स करना पड़ेगा। अब पहले एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या था, देखें सेल्सियस में तो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, इसे केल्विन में या एब्सोल्यूट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 273 केल्विन। अब आप इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर को 4 टाइम्स करना था, ये बन जाएगा 2, यहाँ 2 आ जाएगा, 4 टाइम्स 3 2, और फिर आ जाएगा 9, और आगे निकल गया 2, और फिर आ गया 10, 1092 केल्विन, ये टेम्परेचर आ गया। अब 1092 केल्विन में तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से 273 माइनस करके इसे वापस सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आप चेक करिएगा इसका आंसर
819 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हुआ चार्ली। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। हाउ डज द स्पीड v ऑफ साउंड इन एयर डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जानते हैं प्रेशर को चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड में कोई डिफरेंस नहीं आता, यानी स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, या वेरिंग द प्रेशर डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। सो हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर। अब स्पीड ऑफ साउंड तो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करती, प्रेशर को चेंज करने से स्पीड ऑफ साउंड में कोई डिफरेंस नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर जीरो, यानी डिपेंडेंस नहीं है ना, तो आप पावर जीरो कंसीडर कर लें। सो इसलिए इसका आंसर हम डेल्टा देंगे, राइट। इसी तरह 89 नंबर क्वेश्चन में आ जाए, ट्यूनिंग फॉर्क मेक्स 220 वाइब्रेशंस पर सेकंड। ये जो 220 वाइब्रेशंस पर सेकंड आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी गिवन है। when the velocity of sound is 330 meter per second, then the wavelength of the tone emitted is। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने वेवलेंथ फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम v इज इक्वल टू एफ लेमडा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये रिलेशन लिख लेते हैं। यहां से आप लेमडा का रिलेशन बना लें v ओवर f, ठीक है। अब वेवलेंथ ही आपने फाइंड करनी थी। अब आप क्या करेंगे, अब आप v की वैल्यू पुट करेंगे जो गिवन थी 330, ये v की वैल्यू आ गई एसआई यूनिट में, और फ्रीक्वेंसी भी एसआई यूनिट में, वाइब्रेशंस पर सेकंड गिवन है यानी 220। अब एक जीरो से कैंसिल हो गया, इसके बाद 11 पे कैंसिल करें, ऊपर 3 आ गया, नीचे 2 आ जाएगा, और जब आप डिवाइड करेंगे तो 1.5 मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। सो आपका करेक्ट आंसर हो गया 1.5 मीटर, यानी डेल्टा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल फाइंड द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब हमने क्या करना है, हमने इस ग्राफ से कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है। अब नोट करें, ये ग्राफ पॉजिटिव मैक्सिमम से यानी क्रस्ट के टॉप से स्टार्ट हो रहा है और आगे चलता जा रहा है। एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो ग्राफ में आप नोट करें यहां से लेके यहां तक ये एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एक पूरी ऑसिलेशन, और एक पूरे साइकिल के टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। इसका मतलब है ये टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है आपको 0.2 सेकेंड, ठीक है। और अब नोट करें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को आप एम्पलीट्यूड यानी एक्स नॉट से जाहिर करते हैं, ये 0.2 हमें नजर आ रहा है। हम मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले हमने लिखा भी था, और वो होता है एक्स नॉट इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू पुट कर लें 2 पाई ओवर टाइम पीरियड, एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ पे है 0.2, और 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड भी 0.2 ही है, 0.2 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास 2 पाई आंसर आ गया, और ऐसा यूनिट में ऑब्वियसली मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, 2 पाई मीटर पर सेकेंड, यानी चार्ली। सो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर हो गया चार्ली। इसके बाद है 91। 91 में कह रहा है इट इज possible to distinguish between the transverse and longitudinal waves by studying the property of। अब आप जानते हैं ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है। ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन के परपेंडिकुलर चलते हैं, परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं, यानी यहाँ आपको ट्रांसवर्स वेव की नजर आ रही है सारी स्केमेटिक डायग्राम, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में अलोंग द लाइन ऑफ वेव वाइब्रेशंस होती हैं। एक बात याद रखें, ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं इनकी तो हम पोलराइजेशन कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की पोलराइजेशन नहीं की जा सकती, क्योंकि पोलराइजिंग शीट्स जो होती हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ पोलराइजेशन, यानी हम पोलराइजेशन की बेस पे इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी ट्रांसवर्स वेव की पोलराइजेशन की जा सकती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की नहीं की जा सकती। सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। इसमें कह रहे द वेव्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया कि ये ट्रांसवर्स वेव होती है, जिसमें सामने आपको एक डायग्राम भी नजर आ रही है। वेव लेट सपोज राइट साइड की तरफ जा रही है और सारे पार्टिकल्स बारी बारी अप डाउन वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ऐसी वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, जिसमें पार्टिकल की वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन के दरमियान 90 का एंगल होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अल्फा।
इसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन है। 93 में कह रहे हैं द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू ट्रेवल बिटवीन अ ट्रफ एंड अ क्रस्ट इन अ ट्रांसवर्स वेव इज। अब देखें, सबसे पहले तो हम वेव को कंसिडर कर लेते हैं। ये देखें, अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वेव पार्टिकल टू ट्रेवल बिटवीन अ ट्रफ एंड अ क्रस्ट। अब नोट करें कि दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के दरमियान के टाइम को हम बोलेंगे टाइम पीरियड। इस डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। इस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगेगा उसे टाइम पीरियड बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसने एक क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान का टाइम पूछा है, जाहिर बात है ये टाइम पीरियड का हाफ होगा। सो द करेक्ट आंसर इज बीटा यानी T/2। इसके बाद है 94। 94 में कह रहा है सैंपल ऑफ गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम अ वॉल्यूम V1 टू V2, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इज ग्रेटेस्ट व्हेन द एक्सपेंशन इज। अब यहाँ पे चारों प्रोसेसेस जो है उनको हम कंपेयर करेंगे, आइसोबैरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और आइसोकोरिक। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें इस चीज का आइडिया लगाने के लिए कि वर्क डन किस केस में मैक्सिमम है, हमें प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। अब नोट करें, ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ है, ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये एडियाबैटिक का है, और जो वर्टिकल लाइन होती है ये आइसोकोरिक का होता है। आइसोकोरिक का मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोबैरिक का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर और एडियाबैटिक कांस्टेंट हीट, यानी इसमें हीट फ्लो नहीं करती। तो सबसे ज्यादा एरिया किस ग्राफ के नीचे आ रहा है वो आइसोबैरिक है। इसका मतलब है आइसोबैरिक के केस में सबसे ज्यादा वर्क होगा, उससे कम वर्क किस केस में होगा, आइसोथर्मल के नीचे चेक करें, एरिया इससे भी कम आ रहा है, और एडियाबैटिक के नीचे इससे भी कम आ रहा है, और सबसे कम एरिया एक्चुअली आइसोकोरिक के केस में आ रहा है। असल में आइसोकोरिक तो आप जानते हैं, इसमें तो हम पिस्टन को मूव ही नहीं करने देते, तो आइसोकोरिक के केस में तो वर्क वैसे ही जीरो होता है। सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है आइसोबैरिक, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 95। 95 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लो प्रोसेस। एक बात याद रखें, अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो प्रोसेस को स्लो करवाना पड़ता है, और टेम्परेचर कांस्टेंट हम किस केस में रखना चाहते हैं, आइसोथर्मल के केस में, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर है अल्फा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। 96 पे आ जाएं, हाउ मच वर्क टू बी डन इन डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, यहाँ डी नहीं है, ऑफ एन आइडियल गैस बाय एन अमाउंट ऑफ, ये वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, और टेम्परेचर और प्रेशर नॉर्मल कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, और कांस्टेंट प्रेशर की ये वैल्यू गिवन है। अब जानते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, उसका हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, W इज इक्वल टू P डेल्टा V। अब यहाँ पे प्रेशर आपको लिखा नजर आ रहा है 1 × 10⁵ ऐसे यूनिट्स हैं, मैं यूनिट्स बार बार नहीं लिखूंगा। वॉल्यूम में जो कमी आई है वो है 2.4 × 10⁻⁻⁴। जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2.5, सॉरी 2.4 × 10⁻⁵। देखें 10 की पावर 5 पॉजिटिव है और -4 नेगेटिव है, तो बाकी बचा 1। इसको आप शामिल कर लें तो ये 24 जूल्स वर्क आ जाएगा, दैट इज डेल्टा। डेल्टा ऑप्शन आपकी आ गई। इसके बाद 97, इन अ साइक्लिक प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें पीवी ग्राफ वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाता है। लेट्स सपोज आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये था, आप घूम फिर के इस तरफ गए, फिर इस तरफ गए, फिर इस तरफ गए, और वापस घूम फिर के उधर ही आ गए। तो ये जो क्लोज्ड साइकिल होता है ना, इसमें टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी आप जानते हैं क्या होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। और याद रखें, अगर चेंज जीरो है तो फिर उस इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। सो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हुआ चार्ली। 98 पे आ जाएं, बाय रबिंग द ऑब्जेक्ट्स टुगेदर देयर इंटरनल एनर्जी। देखें सिंपल सी बात है, जब आप ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो हीट एनर्जी जो है वो क्या करेगी, वो ऑब्वियसली उनकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगी, अल्फा। इसके बाद है 99, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ मास ऑफ अ बॉडी थ्रू 1 केल्विन इज कॉल्ड। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ये स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg। ठीक है,
अगर 1 केजी मास को फिक्स कर दिया जाए तो इसे स्पेसिफिक हीट कहते हैं, अगर 1 मोल को फिक्स किया जाए तो उसे मोलर स्पेसिफिक हीट कहते हैं। बस ये डिफरेंस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ स्पेसिफिक हीट। अगर आप इस स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला निकालना चाहें तो वो ये बनता है Q डिवाइडेड बाय m डेल्टा T, ठीक है। ये आपको ये एक रिलेशन भी लिखा नजर आ रहा है यहाँ पे। जी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। इसमें कह रहा है प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ्स ऑफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर प्लॉटेड अंडर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कंडीशंस। वो कह रहा है नीचे दी गई ऑप्शंस में से बताएं कौन सा ग्राफ करेक्ट है। सिंपल है, आप जानते हैं आइसोथर्मल जो है उसका ग्राफ जो है वो कर्व होता है और एडियाबैटिक का भी कर्व होता है, लेकिन आइसोथर्मल का थोड़ा ऊपर होता है और एडियाबैटिक का थोड़ा स्टीपर होता है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है यानी अल्फा, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 101। इन विच प्रोसेस द पीवी इंडिकेटर डायग्राम इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। देखिए पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस ग्राफ कैसा बनेगा, ये देखिए प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर वाई एक्सिस पे है और वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे है, पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस बनाएंगे तो ये मतलब इसका यही हुआ कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर कांस्टेंट है, राइट। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर आइसोबैरिक, कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल, नो हीट फ्लो एडियाबैटिक और कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक। तो लेकिन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है अल्फा यानी आइसोबैरिक। वन टू पे आ जाए, इसमें कह रहे थे वॉल्यूम ऑफ अ गैस एक्सपैंड्स बाय 0.25 क्यूबिक मीटर। ये चेंज इन वॉल्यूम है एट अ कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10 रेज़्ड टू 3। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी हमने वर्क डन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर का सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना है, W इज इक्वल टू P डेल्टा V। अब प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है जी, प्रेशर है 10 रेज़्ड टू पावर 3, चेंज इन वॉल्यूम गिवन है 0.25। अगर आप 10 रेज़्ड टू पावर 3 को ओपन कर लें तो डेसिमल 3 डिजिट राइट साइड पे जाएगा, तो इस तरह से आपका 250 जूल्स आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन डेल्टा। अब नोट करें उसमें आपको डी ट्रैक करने के लिए अल्फा ऑप्शन में 250 ही लिखा है, लेकिन उसमें जो यूनिट है वो गलत लिखा हुआ है। तो आपने सारी ऑप्शंस को ठीक से पढ़ के फिर आंसर करना है। 250 जूल्स, आप जानते हैं वर्क या एनर्जी का यूनिट जूल्स होता है और जो वॉट है ये पावर का यूनिट है। 103 पे आ जाए। 103 में कह रहे थे रिलेशन फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट इज गिवन बाय, बड़ा सिंपल है। मोलर स्पेसिफिक हीट जो है इसका फॉर्मूला डेफिनेशन थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ऊपर आ जाती है हीट, नीचे N इंटू डेल्टा टी। तो ये आपको किस ऑप्शन में लिखा नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन नंबर चार्ली में ये लिखा नजर आ रहा है। इसको डिफाइन आप कैसे करते हैं, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 कैंडल, ठीक है जी। इसके बाद 104 पे आ जाएं। इसमें कह रहे हैं व्हेन द स्टेट ऑफ गैस चेंज विदाउट चेंजेस इन टेम्परेचर द गैस इज सेट टू अंडरगो। देखिए टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब है आइसोथर्मल प्रोसेस। सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अल्फा 105 में कह रहे हैं द रिलेशन आर ओवर एन ए इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -3 जूल पर केल्विन। अब जानते हैं कि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू होती है, हमने आइडियल गैस इक्वेशन को अगर आपको याद हो तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन को पी वी इज इक्वल टू आर ओवर एन ए और साथ एन कैपिटल इधर और साथ ये टी। ये जो आर ओवर एन ए है ना, इसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इस तरह से आपका जो आइडियल गैस इक्वेशन का रिलेशन है पी वी इज इक्वल टू एन के टी बन जाता है। सो ये जो रिलेशन है इसमें जो एन आपको नजर आ रहा है, ये वाला एन, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जाहिर करता है। जो एन आर टी वाला रिलेशन है उसमें जो स्मॉल एन होता है वो नंबर ऑफ मोल्स को जाहिर करता है। सो अगर जनरल गैस कांस्टेंट की फॉर्म में लिखा होगा तो उसका जो कॉफिशिएंट है वो आपको नंबर ऑफ मोल्स बताएगा, और यहाँ के यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की फॉर्म में अगर इक्वेशन आपने लिखी होगी तो इसका जो कॉफिशिएंट है यानी कैपिटल एन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। 106 में कह रहे हैं स्टार्टिंग विद द सेम इनिशियल कंडीशंस an ideal gas expands from volume V1 to V2 in three different ways. The work done by the gas is W1 if the process is purely isothermal। आपने याद रखना है isothermal वाले को उसने W1 बोला है। If the process or W2 if purely isobaric,
आइसोबैरिक को उसने W2 बोला है, और W3 इफ प्योरली एडियाबैटिक। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि सबसे ज्यादा वर्क आइसोबैरिक के केस में होता है, उससे कम आइसोथर्मल के केस में, उससे कम एडियाबैटिक में, और सबसे कम यानी जीरो वर्क आइसोकोरिक में। तो यहाँ पे आइसोबैरिक वाले वर्क को उसने W2 से जाहिर किया हुआ है, इस वर्क को उसने W2 से जाहिर किया है। आइसोथर्मल वाले वर्क को उसने W1 से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, और एडियाबैटिक वाले वर्क को उसने W3 से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो एरिया अंडर द ग्राफ, पीवी ग्राफ गिव्स अस वर्क, ये हम पहले से जानते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन का फिर आंसर हो गया अल्फा, सबसे ज्यादा आइसोबैरिक का यानी W2, उससे कम आइसोथर्मल का यानी W1, और उससे भी कम एडियाबैटिक यानी W3। इसके बाद है 107, if 20 joules of work is done in compressing a gas adiabatically, the change in internal energy is equal to। सिंपल सी बात है, यहाँ पे वो कंप्रेशन का वर्ड यूज कर रहा है, इसका मतलब है ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एडियाबैटिक कंप्रेशन के लिए हम जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू प्लस डेल्टा यू। अब इसमें माइनस डब्ल्यू का मतलब है वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ये इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। यहाँ पे उसने नेगेटिव साइन यूज नहीं किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है कंप्रेशन में वर्क नेगेटिव होता है। और याद रखें, जितना कंप्रेशन में वर्क नेगेटिव होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन में, उतना ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आती है। सो वर्क -20 जूल था और चेंज इन इंटरनल एनर्जी +20 जूल होनी चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर है अल्फा। 108 में कह रहे हैं we all know that Cp is greater than Cv। ये तो आप जानते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बट इज आल्सो ट्रू फॉर दीज मोलर स्पेसिफिक हीट्स। तो इसमें देखिएगा, सबसे पहले तो हम दोनों मोलर स्पेसिफिक हीट्स की वैल्यूज लिखते हैं, सी यानी फॉर्मूला लिखते हैं, Cp इज इक्वल टू Qp डिवाइडेड बाय n डेल्टा T। इसी तरह Cv किसके इक्वल होता है, Qv डिवाइडेड बाय n डेल्टा T। अब सिंपल सी बात है, अगर Cp Cv से ज्यादा है तो Qp भी Qv से ज्यादा होगा, यानी ये भी ऑप्शन ठीक है। इसके अलावा आप जानते हैं, दोनों केसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम सेम कर रहे होते हैं, इसका मतलब है चार्ली भी ठीक है। और अगर दोनों केसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ से देखें, अब डेल्टा यू तो दोनों केसेस में सेम है। अब प्रेशर वाले केस में QP ज्यादा है तो फिर WP भी ज्यादा होगा, और वॉल्यूम वाले केस में QV कम है तो WV भी कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों रिलेशंस बिल्कुल ठीक लिखे हुए हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर है डेल्टा। 109 पे आ जाए, 109 में कह रहे हैं ट्रांसवर्स वेव्स आर पासिंग थ्रू अ मीडियम देन पार्टिकल्स ऑफ मीडियम। सिंपल सी बात है, ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहे होते हैं, तो सिंपल हम इसे कह सकते हैं मूव इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका आंसर है डेल्टा। नेक्स्ट है 110। 110 में कह रहे हैं वेव ट्रफ रेफर्स टू द, तो इसमें भी हम ट्रांसवर्स वेव को कंसीडर कर लेते हैं। ये है जी आपका ट्रफ, ठीक है, ये देखें, ये आपके ट्रफ है, और सिंपल सी बात है, हम कह सकते हैं लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द वेव, यानी इसमें हम डेल्टा ऑप्शन करेक्ट कह सकते हैं। इसके बाद है 111, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंसर्न्स द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप जानते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है। अगर हम थर्मोडायनामिक्स में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ढूंढना चाहते हैं, तो वो एक्चुअली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही है। सो इसका आंसर हो गया डेल्टा। 112 पे आ जाएं, एन आइडियल गैस हैज मोलर स्पेसिफिक हीट Cp at constant pressure when the temperature of n moles is increased by delta T, the increase in internal energy is। अब आप जानते हैं, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी को अगर मैं लिखना चाहूं, जरा गौर से देखिएगा, सी क्यू वी, अगर आप क्यू वी का फॉर्मूला लिखें तो ये बनता है एन सी वी डेल्टा टी। इसमें सी वी मोलर स्पेसिफिक हीट है, क्यू वी वो वाली हीट एनर्जी है जो सिस्टम को हम दे रहे हैं। अब आप ये भी जानते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान यानी कांस्टेंट वॉल्यूम वाले प्रोसेस के दौरान वर्क तो नहीं होता। सो इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जब आप वर्क की जगह जीरो पुट कर देंगे, तो आपके पास डेल्टा यू
डेल्टा यू द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू किसके इक्वल आ जाएगा, ये डेल्टा यू आ जाएगा इसके इक्वल, यानी एन सी वी डेल्टा टी। अब आप ये भी जानते हैं कि सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर होता है, तो यहां से सी वी किसके इक्वल आएगा, वो सी पी माइनस आर के इक्वल आएगा, इस आर को मैं इस तरफ ले आया। सो इस तरह से मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ सी वी की वैल्यू सी पी की फॉर्म में पुट कर दी है, ये आपके पास आ गया डेल्टा यू या चेंज या इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। सो इस तरह से आपका करेक्ट आंसर बन रहा है चार्ली। ठीक है, नेक्स्ट है जी 113, इन ट्रांसवर्स वेव्स द पोर्शन अबव द मीन लेवल। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ये आपका क्रस्ट है, इसी तरह ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, राइट। सो वेव क्रस्ट यानी बीटा। 114 में कह रहा है ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस द टेम्परेचर, आइसोथर्मल में आप जानते हैं टेम्परेचर तो सेम रहता है और ये थ्रू आउट सेम रहता है, तो बड़ा सिंपल है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, यानी हमारा आंसर है चार्ली रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। 114 के बाद 115, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट एनर्जी क्यू इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आप जानते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी हीट एनर्जी ना सिस्टम के अंदर जाती है ना सिस्टम से बाहर आती है। सो Q इज इक्वल टू जीरो एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान। सो अगर Q जीरो है तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, चार्ली। इसके बाद है 116, अ प्रोग्रेसिव वेव डिफर्स फ्रॉम स्टेशनरी वेव बिकॉज इन प्रोग्रेसिव वेव, देखिए प्रोग्रेसिव वेव में पार्टिकल्स अपनी वाइब्रेशंस के थ्रू एनर्जी और मोमेंटम को आगे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। सो इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया चार्ली, पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं और ये एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद है 117, when a particle executing simple harmonic motion moves from mean position to the extreme position its kinetic energy। देखें जब सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होगा, तो मैंने इसी टेस्ट की डिस्कशन में शुरू वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए कैनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही होती है। सो कैनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी और पोटेंशियल इंक्रीज करेगी। इसने यही पूछा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव्स फ्रॉम द मीन पोजीशन टू द एक्सट्रीम पोजीशन इट्स कैनेटिक एनर्जी, तो आप क्या आंसर देंगे, डिक्रीजेस कॉन्टिन्यूअसली एंड बिकम्स जीरो एट द एक्सट्रीम पोजीशन। कैनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पॉइंट पे जीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। इसके बाद 118, द ऑप्शन दैट शोज दैट the conditions used by Laplace for correcting the velocity of sound is। देखें लैपलेस ने ये कहा था कि साउंड एडियाबैटिकली प्रोपेगेट करती है। अब आप देखें पहला उसने लिखा है सॉलिड एडियाबैटिक, सॉलिड तो नहीं हो सकता क्योंकि हम तो गैस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड मेजर कर रहे थे लैपलेस करेक्शन में। लिक्विड आइसोबैरिक ये भी नहीं हो सकता। गैस एडियाबैटिक यानी ये थ्री वाली ऑप्शन ठीक है। सो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हुआ थ्री, गैस एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू जो एयर के अंदर है स्पीड ऑफ साउंड को मैयर हम कर सकते हैं यूजिंग लैपलेस करेक्शन। 118 के बाद 119, द वेव्स अमंग द फॉलोइंग which require a material medium for their propagation। देखें जिनको मटेरियल मीडियम चाहिए अपनी प्रोपिगेशन के लिए वो मैकेनिकल वेव्स हैं, और यहाँ गैमा रेज है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की टाइप है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इंफ्रासोनिक्स ये आप नोट करेंगे साउंड वेव्स की वो वाली टाइप्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज से कम होती है, यानी 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो है तो ये साउंड वेव्स ही, ये ऑडिबल नहीं है, एक आम इंसान के लिए ये सुनाई नहीं देती, लेकिन इनकी बहरहाल हैं तो ये साउंड वेव्स मैकेनिकल वेव्स हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ डेल्टा। इसके बाद है जी आपका क्वेश्चन नंबर 120, when thermal energy is transferred from hot object to a cold one the change occurs in the hot object। अब जानते हैं जब थर्मल एनर्जी ट्रांसफर करती है हॉट से कोल्ड की तरफ, तो जो हॉट बॉडी है उसका टेम्परेचर कम होना शुरू कर देता है और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे उसने किस बॉडी के बारे में पूछा, उसने हॉट बॉडी के बारे में पूछा, तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर या इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करना शुरू कर देगा। सो ये हमारा पूरा का पूरा आज का टेस्ट था। उम्मीद है आपको इसकी अच्छी समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।